ग्रामीण टोला निश्चय संपर्क योजना। ग्रामीण टोला निश्चय संपर्क योजना। ग्रामीण टोला निश्चय योजना। हाँ लिखिए, इसके अंतर्गत 4006 से 43 4643 43 अंजुड़े 43 अंजुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में से अंजुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में से 4531 4531 4531 बसावट टोलों को, यानी जहां लोग रह रहा है, बसावट टोलों को संपर्कता प्रदान करते हुए संपर्कता प्रदान करते हुए 3882 किलोमीटर सड़क 3882 किलोमीटर सड़क बन चुका है। फुल स्टॉप। हाँ, पैराग्राफ चेंज करके एरो का निशान देके लिखना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 में 2465.38 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 2 में 2465 किलोमीटर सड़क तथा फेज 3 के अंतर्गत 6162.50 किलोमीटर पथ निर्माण का लक्ष्य है। 6162.6162.50 किलोमीटर पथ निर्माण का लक्ष्य है।
यहां तक फिनिश हो गया धर्मेंद्र? ठीक है। देखो जो 7 निश्चय में टोला संपर्क जो की बात कही गई है ना, सड़क निर्माण की जो बात कही गई है, तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हर गांव को 12मासी सड़क से जोड़ना था, तो उसमें होता था कि कुछ गांव के लोग के जो अलग अलग टोले में विकसित रहते हैं, तो पहले फिर वो उस गांव में आता है, फिर वहां से उसको संपर्क का साधन मिलता है। तो अगर उस टोले से भी आगे पीछे कहीं से भी कोई बड़ा पथ जा रहा है तो उससे कनेक्टिविटी दिया जा रहा है। इसका भी सघन सर्वे करके इसमें इतना किलोमीटर सड़क आया कि ये संपर्क अगर इधर से हम कर देते हैं तो इसको और काफी नजदीक हो जाएगा। जैसे होता है ना, 2-3 सड़क अगर 2-3 तरफ से बना हुआ रहता है, बनी हुई रहती है, तो हमको लगता है कि सबसे नजदीक जिधर से उधर से हम लोग उस तरफ के लिए निकल जाते हैं। इसलिए टोला संपर्क योजना के तहत जो सड़क आ रहा है, उसको जो बनाया जा रहा है, लक्ष्य को तेजी से हासिल करने की बात कही गई है। तो संपर्क जितना भी तीव्र गति से होगा, विकास उतने ही तीव्र गति से होंगे। ठीक है ना? तो अभी देखिए कि जो टेलीकॉम के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में, संचार के माध्यम के क्षेत्र में जो जब कंप्यूटर युग का हस्तक्षेप होता है और आगे बढ़ते बढ़ते अभी जब हम लोग इतने आधुनिकतम व्यवस्था की ओर आ गए हैं कि मोबाइल से ही पैसे का ट्रांसफर करते हैं, मोबाइल से ही हम कोई वस्तु खरीद सकते हैं। यानी आपके पास मोबाइल है, आपके वॉलेट में या आपके बैंक अकाउंट में पैसे हो कनेक्ट है, तो आपको पॉकेट मनी रहे, मेरे साथ में मोबाइल है या कहीं इंटरनेट की सुविधा है। तो पहले एटीएम कार्ड से हम लोग करते थे, अब क्या है, एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं है, मोबाइल है तो सब कार्ड है। क्या है कि नहीं धर्मेंद्र? तो ये इस साधन से बहुत सारा हमारा संसाधन का खर्च जो है बचा है। अब हमें पैसे निकालने हैं, पैसे भेजने हैं तो पहले बैंक जाने पड़ते, तो उसके लिए हमें ट्रैफिक खर्च उठानी पड़ती थी। मोटरसाइकिल से जाए, साइकिल से जाए या ऑटो से जाए तो उसके पैसे लगते थे, क्योंकि बैंक हर एक गांव में संभव नहीं था। आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था, और ये आगे भी हर एक गांव में बैंक नहीं होगा। बैंक के एक डिस्टेंस पर ही बैंक हो सकता है ना? इसलिए शहर में तो बहुत सारा बैंक रहता है ना, लेकिन गांव में नहीं है। अगर गांव के लोगों को इकोनॉमी से जोड़ना है तो बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग मोबाइल ट्रांसफर नहीं जानता है, जो लोग यूपीआई ट्रांसफर से नहीं जुड़ा हुआ, उस सबको भी इसके लिए बहुत पढ़े लिखे की जरूरत नहीं, नॉमिनल केवल ओनली इस पर दाबना है, चलाना है, और थोड़ा सा उसका पढ़ा लिखा लोग गांव में भी मदद कर दे, ट्रेनिंग दे दे, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है ये बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बढ़ेगा तो प्रदूषण में बहुत कमी आएगी। जो पैसे जो हम छापते, रुपये जो छापते हैं, तो विभिन्न प्रकार के पौधे या घास से वो पेपर बनता है, फिर उस पर कलर लगता है, फिर उसमें एक्सपेंस होता है। 1 रुपया को छापने में 1.25 रुपया खर्च हो जाता है। धर्मेंद्र, पता है कि नहीं? इसीलिए जितने रुपये अपने देश में चलन में है, उससे उतना उस पर खर्च है, उससे ज्यादा। तो इसीलिए उसको ज्यादा से ज्यादा टिकाऊ, उसके लिए सिक्के, यानी आने वाले दिनों में 1 से 10 रुपये तक के सिक्के ही रहेंगे, नोट खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद 50 रुपये 100 रुपये तक के नोट्स खत्म हो जाएंगे, सिक्के ही रहेंगे। यानी तो आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए काम कीजिए। तो अब देखते हैं सब्जी वाला, आलू वाला, जिधर जाइए पटना में सब जो है, अंडा वाला, चिकन वाला, सब जो है गूगल पे लेता है, सब फोन पे लेता है, यानी यूपीआई ट्रांसफर सब ले रहा है कि नहीं? तो ये जो कम्युनिकेशंस की व्यवस्था में एक जो संचार माध्यम है, ये कितना आगे गया। उसी तरह से अगर सड़क का संपर्क जो 7 निश्चय के तहत टोला संपर्क योजना को लाया गया कि हर एक टोले को 12मासी सड़क से भी जोड़ देनी है, यानी कि गांव से चारों तरफ जो है वो सड़क का नेटवर्क हो, कि उस गांव के आगे पीछे चबटोली, मुसटोली, धनटोली, अमरटोली, है ना, मुसलमान टोली, जो टोली जहां पर हो, सबको संपर्क का बेहतर साधन रहे, तो क्या होगा, आने वाले दिनों में विकास की गति और तीव्र होगी। तो सड़क जो है विकास का एक बहुत बड़ा माध्यम है ना? इसीलिए उसको जितना त्वरित गति से, जितना बेहतर तरीके से काम उस पर किया जाएगा, राज्य का विकास उतने त्वरित गति से, उतने बेहतर तरीके से आगे होंगे। ठीक है, आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। मुख्यमंत्री स्वयं सहायता, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 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 मुख्यम
स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रारंभ 2 अक्टूबर 2016 भत्ता योजना के तहत प्रारंभ 2 अक्टूबर 2016, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना, से अब तक 4,75,000 4,75,656 आवेदकों के बैंक खाता में 4,75,656 यानी 4,75,656 आवेदकों के बैंक खाता में यह राशि ट्रांसफर कर दिया गया है। पुष्पा कंप्लीट हो गया ये? हाँ लिखो, पैराग्राफ चेंज करके स्टार देके। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जुलाई अगस्त 2020 के डेल्टा रैंकिंग के अनुसार 2020 के डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का औरंगाबाद जिला ओवरऑल रैंकिंग में पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा। कौन सा रैंकिंग में सर? ओवरऑल रैंकिंग में, यानी सभी प्रकार के कार्य में। ओवरऑल मतलब क्या होता है? हाँ, सभी। ओवरऑल रैंकिंग में पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा है। जिसके लिए इस जिले को 5 करोड़ रुपए की राशि
परियोजनाओं के निर्माण हेतु प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, यहां तक फिनिश हो गया है मनीष? जी सर। हाँ, आगे लिखिए। उग्रवाद प्रभावित गया औरंगाबाद, उग्रवाद प्रभावित गया औरंगाबाद लखीसराय एवं जमुई के लिए 2020-21 में 80 करोड़ की राशि जारी किए गए। जारी किए गए। नेक्स्ट, राज्य सरकार के 7 निश्चय हर घर नल का जल, हर घर नल का जल 4095 ग्राम पंचायत में 4095 ग्राम पंचायत के कुल 56,544 ग्राम पंचायत के कुल 56,544 वार्डों में 56,544 वार्डों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराया गया है। सुविधा उपलब्ध कराया गया है। आगे, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत जल जीवन हरियाली अभियान के तहत दो 2020-21 में 2020-21 में
7,514 कुओं पर 7,514 कुओं पर कार्य पूर्ण हो चुका है। क्या बोले सर, एक बार फिर से बोले था। 7,514। ये लिखे जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2020-21 में 7,514 कुआं, कुआं का मतलब क्या होता है, कुआं को क्या बोलते हो, वेल, कुओं पर कार्य पूर्ण हो चुका है, यानी इतने कुओं की उड़ाही किया जा चुका है, उसकी मरम्मत किया जा चुका है, वहां से पानी की जो है लोग वहां की पानी का उपयोग कर रहा है। 7,514 कुओं पर कार्य पूर्ण हो चुका है। हो गया फिनिश धर्मेंद्र? आवाज नहीं मिल रही है क्या? सर मिल रही है। ठीक है, अब लिखो 7 निश्चय में 7 निश्चय में हर घर 7 निश्चय में हर घर नल का जल 7 निश्चय में हर घर नल का जल, शौचालय, निर्माण, पक्की गली नाली, पक्की गली नाली, आदि के रख रखाव हेतु आदि के रख रखाव हेतु लगभग 44,000 प्लम्बर तथा इलेक्ट्रीशियन को प्रशिक्षित किया जाएगा। हाँ, पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट, राज्य में, अब देखो कि जो इतना प्लम्बर तथा इलेक्ट्रीशियन, जो बिजली मिस्त्री जिसको हम लोग बोलते हैं, बिजली मिस्त्री या इलेक्ट्रिक से संबंधित काम करने वाले मिस्त्री, इतने प्लम्बर और इतने ये चाहिए। तो अब देखो कि अगर राज्य में हर घर जल नल की योजना चली है तो कितने आदमी को रोजगार मिल गया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? 44,000 तो सरकार बोल रही है, और कई ऐसे रहते हैं, है ना, जिसकी उसमें जो उसका एंट्री नहीं है। तो इसीलिए विकास के जो कार्यक्रम होते हैं वो रोजगार उत्पन्न करने का एक बेहतर स्रोत होता है। जैसे ही आप विकास का काम शुरू करते हैं, सड़क बनाना, पुल बनाना, है ना, मकान बनाना, वहां पर कार्यालय बनाना, पंचायत भवन बनाना या अन्य भवन बनाना, तो इस सब से क्या होता है, फिर क्या होता है, अब सीमेंट बिकेंगे, बालू बिकेंगे, गिट्टी बिकेंगे, छड़ बिकेंगे, नहीं है, उसके साथ साथ कलर बिकेंगे तरह तरह के। तो मेंटेनेंस का काम जो है सदैव चलते रहता था। मेंटेनेंस के काम ट्रेंड व्यक्ति ही कर सकते हैं। तो इसीलिए विकास के कार्य से जो व्यक्ति ट्रेंड है या अनट्रेंड लेबर है उसको रोजगार मुहैया होती है ना, भले उसका रोजगार डाटा में एंट्री ना हो, उसके लिए भी सरकार व्यवस्था आगे कर रही है, हम दिखाएंगे वो भी। तो इसीलिए रोजगार की जो 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 विकासात्मक जो काम है वो किसी भेदभाव के राज्य में चलते रहना चाहिए। चलिए आगे लिखिए, राज्य में सरकारी योजनाओं की जानकारी, राज्य में सरकारी योजनाओं की जानकारी श्रमिक एवं रोजगार से संबंधित हाँ हेलो,
हाँ प्रणाम प्रणाम। नहीं नहीं, कहाँ आयल है? नहीं बिहार में भी नहीं, झारखंड में। फरवरी में आएंगे, फर्स्ट वीक में। जी जी जी। प्रणाम। राज्य में सरकारी योजनाओं की जानकारी श्रमिक एवं रोजगार से संबंधित, राज्य में सरकारी योजनाओं की जानकारी श्रमिक एवं रोजगार से संबंधित परामर्श देने आदि के लिए, परामर्श आदि देने के लिए परामर्श आदि देने के लिए परामर्श आदि देने के लिए सभी जिलों में संपर्क केंद्र की स्थापना की जा रही है। संपर्क केंद्र की स्थापना की जा रही है। धर्मेंद्र, यहां तक कंप्लीट हो गया? यस सर। ठीक है। हाँ आगे लिखिए, स्टार देखिए। एक कॉमन रोजगार पोर्टल, एक कॉमन रोजगार पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है। इस पोर्टल के साथ राज्य के सभी नियोजनालयों को, राज्य के सभी नियोजनालयों को एकीकृत किया जाएगा। एकीकृत किया जाएगा। सभी नियोजनालयों को एकीकृत किया जाएगा। प्रशिक्षित नवयुवकों को राष्ट्रीय स्तर पर, प्रशिक्षित नवयुवकों को राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर, गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्लेसमेंट एजेंसी के साथ, उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्लेसमेंट एजेंसी के साथ समझौता किया जाएगा। विशिष्ट प्लेसमेंट एजेंसी के साथ समझौता किया जाएगा। धर्मेंद्र, यस सर। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया? यस सर। देखो बिहार में, नेक्स्ट बिहार में प्रीपेड स्मार्ट मीटर
प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है यह विद्युत उपभोक्ताओं को बिलिंग एवं कलेक्शन की समस्या सहायता से निजात दिलाने एवं बिलिंग एवं कलेक्शन की समस्या से निजात दिलाने एवं विद्युत वितरण कंपनियों के एट एंड सी लॉस लॉस में कमी लाने में सहायक होगा। एट एंड सी लॉस में कमी लाने में सहायक होगा। यानी कि अगर आप पहले से उस मीटर को चार्ज नहीं करेंगे तो बिजली कट जाएगी अपने आप। 2-3 दिन का वार्निंग आएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो इस जैसे फोन में होता है ना कि जैसे आपका फोन का चार्ज का टाइम खत्म हो रहा है, जो चार्ज किए थे पिछला, तो मैसेज आने लगता है कि 2 डेज 1 डेज, है ना, आप जल्दी से रिचार्ज करें, नहीं तो फिर आपकी सुविधा भंग हो जाती है। आपका आउट गोइंग कॉल जो है वो खत्म, और साथ ही साथ आपका जो है इंटरनेट भी बंद, नहीं चलता है। क्या है कि नहीं ऐसा? एक जमाने था कि केवल फोन था वो चोंगा वाला, तो वो पोस्ट पेड था कि महीने के बाद बिल आती थी। एट एंड सी लॉस में कमी लाने में सहायक होगा। यहां तक लिख लिया धर्मेंद्र? मनीष, पुष्पा? ठीक है। अब लिखिए कजरा लखीसराय। कजरा लिख के ब्रैकेट में लखीसराय लिखिए। कजरा ब्रैकेट में लखीसराय एवं पीरपैंती, और ब्रैकेट में भागलपुर लिखिएगा। पीरपैंती में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जा रही है। पीरपैंती में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जा रही है, जो राज्य में ग्रीन पावर के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। पावर के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। आगे पारा चेंज करके लगभग 1250 करोड़ रुपए के निवेश से 250 मेगावाट
250 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड ground mounted solar power plant, grid connected ground mounted solar power plant अधिष्ठापन का कार्य प्रारंभ किया गया है। थोड़ा सा पानी लेके आइएगा कोई। हाँ, लगभग 1250 करोड़ रुपये के निवेश से 250 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट अधिष्ठापन का कार्य प्रारंभ किया गया है। सर कहाँ से स्टार्ट किया गया है? ये स्टार्ट किया गया है आपको 2 जगह, एक है लखीसराय में सौर ऊर्जा, दूसरा पीरपैंती भागलपुर में। ठीक है, हाँ किसी का था फोन, अभी भी गुनगुन कर रहा है, केएम सिन्हा है। हाँ आगे लिखिए पैराग्राफ चंद के। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य के सभी प्रखंडों के प्रखंड कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों, राजकीय ITI एवं पंचायत सरकार भवनों पर कुल 10, हाँ बोलते हैं फिर से, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों, राजकीय ITI एवं पंचायत भवन जो होता है, पंचायत सरकार भवनों पर कुल 10 मेगावाट पावर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप
10 मेगावाट पावर कनेक्टेड, ग्रिड कनेक्टेड। 10 MWP लिखना, क्या लिखना, 10 MWP ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन का कार्य कराया जा रहा है। यानी जो ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है हम लोगों को बिजली और पानी से उत्पादन करना, तो गैर परंपरागत सोर्स जो है उसकी तलाश अब ज्यादा होने लगी, चाहे पवन ऊर्जा हो, सोलर से हो, अन्य जो भी है, कचरे से बिजली को बनाना हो। तो जो सोलर प्लांट, सोलर पावर से कम जो अपने बिहार में बेहतर इसका रिजल्ट हो सकता है। अगर सोलर प्लेट लोग लगाए अपने छत पर, इस पर, तो जो 4-5 घंटे शाम में जो बिजली चाहिए वो उससे इत्मीनान से मिल जाएगा। 2-4 पंखे भी चल जाएंगे गर्मी के मौसम में। तो कहने का अर्थ है, और पर्यावरण को संरक्षण भी मिल जाएगा, क्योंकि कोयले से जो भारत में जो बिजली की उत्पादन होती है, या राज्यों में जो बिजली की सप्लाई होती है, उत्पादन होती है, तो 70% से अधिक बिजली का उत्पादन जो है वो कोयले से होती है। नहीं, 15 से 18% जो है हाइड्रल पावर है, यानी जल से होती है। बाकी जो है वो आणविक या अन्य साधन है। तो आणविक और अन्य साधन को बढ़ाना है, खास करके जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है उस और सरकार का ध्यान ज्यादा इसीलिए गया है कि प्रदूषण से भी रक्षा बचाव होगा, और हम जो प्राकृतिक रूप से जो स्रोत है उसका उपभोग भी ज्यादा से ज्यादा कर सकेंगे। हाँ, पैराग्राफ चेंज करके, नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत, नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत नीचे मछली, यानी नीचे मछली का पालन हो रहा है और उसके ऊपर रूफटॉप बना करके जो है बिजली उत्पादन की जाए। नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत, ऊपर बिजली योजना के तहत दरभंगा जिले में, दरभंगा जिले में दरभंगा जिले में 2 MWP 2 मेगावाट पावर 2 MWP फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन एवं फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन एवं सुपौल जिला में, एवं सुपौल जिला में 525 एवं सुपौल जिला में 525 किलोवाट पावर KWP फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है। यहां तक फिनिश हो गया धर्मेंद्र? ठीक है। देखिए कि किस तरह से क्षेत्र वाइज जहां पर जिस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है सरकार के द्वारा की जा रही है।
यानी कि इस सब से यह स्पष्ट होता है कि सरकार विकास के कार्यों की तरफ अपना ध्यान बेहतर तरीका से दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक जो है वो बराबर पेपर में देखने को मिल रहा है। पटना जैसे शहरों में और भी गांधी मैदान, बाकरगंज इलाके में इतनी बड़ी लूट की घटना होती है, यानी कि बिजनेस व्यापार करने वाले से क्या होंगे, डर जाएंगे। तो यही प्रशासनिक, एक तरफ आप विकास के बेहतर काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त एवं दुरुस्त रखनी होती है। उसमें थोड़ी भी ढील जो होगी तो उससे फिर सारी व्यवस्था आपका जो पुराने व्यवस्था थे उसी में चली जाएगी, फिर यहाँ से बिजनेस व्यापार पलायन करने लगेंगे। अपने यहाँ जो बड़े उद्योग नहीं आता उसका एक कारण ये भी है, लोग जानता है कि यहाँ की सरकार तो सब कुछ में ठीक रहता है, लेकिन आगे जैसे जैसे उसका समय बीतता जाता है वो लचर होता चला जाता है प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि जिस पर सबसे ज्यादा मुस्तैद से रहनी चाहिए उसी के तरफ से ध्यान हट जाता है, कारण जो भी। चलो आगे लिखो। बिहार राज्य जल विद्युत निगम द्वारा, बिहार राज्य जल विद्युत निगम द्वारा सुपौल जिला अंतर्गत डगमरा में नए स्थल पर 130 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना से 190 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत परियोजना स्थापित किया जाना है। जल विद्युत परियोजना स्थापित किया जाना है। परियोजना स्थापित किया जाना है जिसके लिए विस्तृत परियोजना
जिसके लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा तैयार कराया जा रहा है। सरकार द्वारा तैयार कराया जा रहा है। यहां तक कंप्लीट हुआ धर्मेंद्र? यस सर। ठीक है, लिखो संस्थान शिक्षक तथा छात्रों के गुणवत्ता उन्नयन तथा छात्रों के गुणवत्ता उन्नयन हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की योजनाओं को लागू किया जाएगा। गया में रीजनल साइंस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। गया में रीजनल साइंस सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। हाँ, ऊपर में हेडिंग दीजिए आपदा प्रबंधन विभाग। आपदा प्रबंधन विभाग। आपदा प्रबंधन विभाग। देखिए आपदा प्रबंधन विभाग जो है, जो विभिन्न प्रकार की आपदाएं बिहार में या राष्ट्र में आया करता है, तो केंद्र सरकार से भी आपको मदद मिलती है ना, कई प्रकार से। और साथ ही साथ संचार के जो माध्यम है, सैटेलाइट, जीपीएस, ये सब जितने हैं या क्लाइमेटिक कंडीशंस वाले, तो इस सैटेलाइट के सिस्टम के माध्यम से आपदा प्रबंधन
के क्षेत्रों में एक तो पूर्व जानकारी होने लगी है कि बाढ़ आने की संभावनाएं हैं, तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। तेज बारिश होगी तो जो पठारी पर्वतीय क्षेत्र, ऊंचे क्षेत्र हैं, उसमें लैंडस्लाइडिंग की संभावनाएं बढ़ जाती है। साथ ही साथ मोबाइल से लोकेशंस, मोबाइल के ऐप पर, मोबाइल के इंफॉर्मेशंस पर, है ना, समाचार के माध्यम से, तो आपदा के बारे में पूर्व जानकारी मिलने की जो है स्रोत वो बेहतर हुआ है और होता ही जा रहा है। लेकिन आपदा आने से रुक नहीं रही है, आपदा को आने से हम लोग नहीं रोक पाते हैं। तो क्षति तो होगी, भले जान की क्षति कम हो, लेकिन जो संसाधन की क्षति है वो नहीं रुक पा रही है, वो हो रही। कभी कभी एट रैंडम जब कोई घटना घट जाती है ना, तेज बारिश हुई कि पूरा एकाएक वहां से पानी का फवारा चला, जैसे उत्तराखंड में हुआ था। 30-35 इंजीनियर्स या लेबर्स जो वहां काम करे तो लापता हो गए, मिला भी नहीं उस सुरंग में। तो इस तरह की जब लैंडस्लाइडिंग या इस तरह की घटनाएं होती है पठारी या मैदानी या पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे बिजली का गिरना, तो इस सब तरह की जो आपदाएं हैं, है ना, बिजली गिरने के समय बताया जाता है कि इस तरह से करे, जैसे बिजली चमके तो आप ऐसे लेट जाए, ये करे वो करे, बैठे ना रहें, किसी ऊंचे या वृक्ष के नीचे ना रहें, ये सब बताया जाता है। लेकिन आदमी का कॉमन सेंस इतना तेजी से काम नहीं कर पाता है, उसके बाद घटना घट जाती है। तो उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ क्षति जो है जान की भी होती ही होती है। इसीलिए आपदा प्रबंधन विभाग आज बेहतर काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपदाएं आती है और जान और माल दोनों की क्षति होती है। तो आपदाएं आना कम हो तो इसके लिए हम लोग को पर्यावरण फ्रेंडली होना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल जो फ्रेंडशिप है, डिटर्मिनिज्म है, उसके तरफ हम लोग को आगे बढ़ना होगा, है ना। हर कुछ संभव है इस दुनिया में, लेकिन पर्यावरण को ताक पर रख करके सब कुछ को हम संभव ना बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा। पर्यावरण के ध्यान में रखते हुए अगर हम आगे बढ़े तो वो बेहतर होगा, वर्तमान के लिए भी और आने वाले कल के लिए भी। ठीक है, ऊपर में क्या लिखे हैं? आपदा प्रबंधन विभाग। लिखिए वित्तीय वर्ष, धर्मेंद्र लिख रहे हैं ना? यस हाँ, वित्तीय वर्ष 2020-21 में सूचना प्रावैधिकी के उपयोग से राज्य में कोविड-19 से, राज्य में कोविड समझ रहे हो ना साहब? कोरोना अभी भी चल ही रहा है। कोविड-19 से प्रभावित लोगों को उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है। यानी कहने का अर्थ है कि आपदा प्रबंधन विभाग ने उन सभी लोगों को डाटा को एकत्र किया और जीपीएस के माध्यम से उन लोगों को लोकेट किया कि हमारे राज्य के लोग
कोविड के समय में कहाँ है, और उस राज्य के में अगर उसको मदद नहीं मिल रहा है आर्थिक, तो जो अकाउंट नंबर उसका लिंक था, है ना, जिस फोन नंबर से लिंक था, उस पर बात करके उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। यानी कि राज्य से बाहर रह रहे मजदूर को या ऐसे लोगों को जिसको उस समय जरूरत महसूस थी, उसको कुछ ना कुछ पैसे सबको सरकार ने जो तय कर रखी थी वो दी थी, है ना। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 2013 के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 85.12% एवं 74.53% एवं 74.53% 74.53% जनसंख्या को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अंतर्गत 1.76 करोड़ परिवार को जोड़ा गया है। 76 करोड़ परिवार को 1.76 करोड़ परिवार को जोड़ा गया है। आगे कोरोना महामारी ने जन वितरण प्रणाली को कोरोना महामारी ने जन वितरण प्रणाली पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड एकीकृत प्रणाली एवं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की अनिवार्यता को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की अनिवार्यता को
रेखांकित किया है। राशन कार्ड की अनिवार्यता को रेखांकित किया है। की अनिवार्यता को रेखांकित किया है। नेक्स्ट, लाभुकों के शिकायतों के समाधान बेहतर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए बिहार खाद्य सुरक्षा शिकायत निवारण नियमावली 2017 के अंतर्गत बिहार खाद्य सुरक्षा शिकायत निवारण नियमावली 2017 के अंतर्गत शिकायत निवारण हेतु आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र बनाया गया है। धर्मेंद्र, पुष्पा, यहां तक कंप्लीट हुआ है? अच्छा, देखिए कि कोरोना महामारी के समय में थोड़ा सा अफरा तफरी 2020 का जो कोरोना महामारी था वो अपने यहाँ के खास करके जो बाहर रह रहे कामगार लोग थे, जो दिहाड़ी मजदूर के रूप में या प्राइवेट कंपनी में छोटे मोटे नौकरी कर रहे थे, उन जिन लोगों की काम छूट गया या कंपनी बोला कि अभी अब कोरोना काल में कंपनी बंद है लेबर के अभाव में, तो आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए जाकर के या यहीं से वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो जिन लोगों को डेली बेसिस का काम था कि आज काम करेंगे तो कल या परसों पैसा मिलेगा तब भोजन हम खरीदते हैं तब खाते हैं, तो उन सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। तो वहाँ जो है वो वहाँ के राज्य सरकार द्वारा जो केंद्र सरकार से फंड मिलती है, राज्य सरकार अपने तरफ से जो मिला करके लोगों को राशन का काम मैंने शुरू किया, ये सब देना फूड वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कई त्रुटि थी। तो लोगों ने बड़ी मात्रा में पलायन किया, है ना, और उस समय पलायन करके लोग आता था तो लगता था कि कोरोना लेके आएगा, तो राज्य ने उसको आने से रोक दिया। लेकिन जब वहां उसको रहने की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर अगर उसको आने नहीं दीजिएगा तो कोरोना ना हो तो खैर तो भूखे मर जाएगा वो, उसको रहने का घर नहीं है, मकान मालिक रहने नहीं दे रहा है, या जहां पर रह रहा है वहां भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो खैर वो कैसे रहेगा। तो सरकार से कहीं ना कहीं उस समय मैनेजमेंट ग्रुप में या मेडिकल टीम के ग्रुप में
कि उन व्यक्तियों जहां से वो आ रहा है उसकी कोरोना जांच हो, नेगेटिव है ना, एंटीजन किट से टेस्ट कीजिए, नेगेटिव है तो उसे सीधे राज्य में प्रवेश दीजिए। इस तरह की व्यवस्था बॉर्डर इलाके से या जहां से आ रहा था उसको आने की व्यवस्था करनी चाहिए। जो भगदड़ की स्थिति मची थी, जिसकी पूरी दुनिया में शिकायत हुई थी, वो नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन विभाग, सरकार, और जहां से आ रहे थे वहां के सरकार ही टेस्ट कर लेता, बोलता है नेगेटिव है, ये जाना चाहता है, उसको भेज देता है कि नहीं, या यहाँ की सरकार। तो कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और जिस राज्य में वो थे हमारे लेबर बंधु या कामगार करने वाले भाई बंधु, उन लोगों के साथ एक तरह से कहिए कि न्याय नहीं हुआ। और कोर्ट भी कह रहा था कि सरकार इसकी समुचित व्यवस्था करे, समुचित व्यवस्था नहीं करती थी, है ना, कहता था आ जाएगा तो कोरोना विस्फोट हो जाएगा। लेकिन कोई आए नहीं आए, कोई जाए नहीं जाए, तब भी कोरोना विस्फोट होता ही होता है, क्योंकि ये एयरबॉर्न डिजीज है ना, ये हवा के माध्यम से जो है ट्रांसपोर्ट कर जाता है। ठीक है, कोई कहीं छींक दिया जिसको है, कोई कहीं आ गया चला गया, वहां है, दिखता तो है नहीं, तो हो जाता है। तो उस समय इस तरह की जो आज देखिए कोरोना उस समय में जितना था उससे कई गुना अधिक है। प्लेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, सब कुछ चल रहा है, बाजार खुली हुई है, सब कुछ है, लेकिन उस समय में अनभिज्ञता के वजह से इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई थी। ठीक है, आगे लिखिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत एफपीएस ऑटोमेशन योजना, एफपीएस फिंगरप्रिंटिंग, एफपीएस ऑटोमेशन योजना अंतर्गत राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में पीओएस, इसको पॉस बोलते हैं, पीओएस मशीन का, पीओएस पॉस मशीन का अधिष्ठापन किया गया है। आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह, आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत करते हुए, पूरी तरह कंप्यूटरीकृत करते हुए एनआईसी के आधार इनेबल, एनआईसी के आधार इनेबल दोबारा बोले, क्या बोला सर? ईमेल्स, आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह कंप्यूटरित करते हुए एनआईसी के आधार इनेबल, ENABLE आधार इनेबल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
यानी कि आधार उसमें फीड रहेगा। आपका उंगली से जो अंगूठा देते हैं उसी से ना आधार का पहचान होता है, अंगूठा और आय ये न लेता है, पता है ना, जो आधार, हाँ आधार का जो वेरिफिकेशन होता है, तो उसी को कहता है आधार इनेबल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से आवंटन, कोमा उठाव, आवंटन के बाद उठाओ, जो आवंटन आपको मिल गया उसके बाद उठा के ले जाइए, आवंटन, उठाओ, निर्गमन, वितरण एवं भंडारण की, आवंटन, कोमा उठाओ, कोमा निर्गमन, कोमा वितरण एवं भंडारण की एकीकृत प्रणाली कार्यरत है। यानी कहीं इसका अर्थ है कि जो लाभार्थी है, यहां तक आपका कंप्लीट हुआ सबका? यस सर। हाँ, इसका अर्थ है कि जो पीडीएस की दुकान पे जो लोग को राशन कार्ड जिसका बना हुआ है, उसके परिवार के मान लो कि आधे व्यक्ति यहाँ या कुछ व्यक्ति बाहर रहता है, तो दोनों जगह अनाज उठा सकता है जितना है, और जो अनाज जितना वहां उठाएगा बस उसका जो बचा हुआ भाग है उसका परिवार का लोग यहाँ उठा सकता है अपने अंगूठे का निशान लगा करके, ठीक है ना, पॉस मशीन पे। यानी कि एक व्यक्ति जो 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं मिलता है प्रति परिवार, एक व्यक्ति कितना मिलता है? 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं, यानी 5 केजी अनाज एक व्यक्ति पर मिलता है एक महीने में। अगर 5 व्यक्ति या 4 व्यक्ति का परिवार है, नहीं तो कहने का मतलब 25 किलो या 30 किलो अनाज एक परिवार को मिलता है एवरेज, या ज्यादा बड़ा परिवार है तो 50 किलो मिल जाएगा, 10 आदमी का है तो इस तरह से सरकार के द्वारा इतने अनाज जो है कम रेट पर, या अंत्योदय अन्न योजना वाले जो एकदम बीपीएल के नीचे हैं और नितांत गरीब है, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है, तो उसको फ्री में भी दी जाती है। तो उसका कैटेगरी वो किया हुआ है आधार कार्ड के थ्रू, है ना, उसकी पहचान किया जा चुका है ना, पंचायत के द्वारा या शहर में जो गरीब रहते हैं उसके माध्यम से। तो वो इसीलिए ये व्यवस्था किया है कि एक आधार जब है तो एक आधार वाले को, वो अगर आज पटना छोड़ के गया शहर में जा रहा है तो गया शहर में उसको अनाज मिल जाएगा, उसको पटना आने की जरूरत नहीं है, या वहां के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार नहीं कर सकता कि मैं आपका अनाज, क्योंकि वो सारा काम क्या हो गया है, एकीकृत कंप्यूटर से जुड़ गया है पूरे राष्ट्र स्तर पर। और जो ये जो काम है पीडीएस सिस्टम के तहत जो अनाज मिलता है, ये केंद्र सरकार की अथी है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को ये काम करने के लिए, राज्य सरकार फिर उस एजेंसियों को सौंपती है, उस एजेंसी के माध्यम से ये काम होता है। लेकिन इसमें सारी फूड सिक्योरिटी बिल के तहत ये नियम बनाए गए हैं, इसके तहत सारे खर्च जो है वो केंद्र सरकार उठाते हैं, ठीक है। आगे लिखिए, राज्य में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू की गई है। राज्य में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत जन वितरण प्रणाली के लाभार्थी देश में कहीं भी
अपना राशन ले सकते हैं। सर देश राज्य में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत जन वितरण प्रणाली के लाभार्थी देश में कहीं भी अपना राशन ले सकते हैं। यही ना अभी हम बताए आपको। हाँ चलिए पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था, विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था 2020-21 के अंतर्गत राज्य के पंजीकृत किसानों से धान की अधिप्राप्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के आधार पर धान साधारण 1868 रुपये प्रति क्विंटल, धान साधारण 1868 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए 1888 रुपये प्रति क्विंटल। वो तो ग्रेड हो गया साधारण धान, जो एक क्वालिटी की धान हो, ग्रेड ए एंड ग्रेड ए 1888 रुपये। इसका रेट ज्यादा है सर, 1940 है, 1960 है। ये राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया, ठीक है ना। और 1960 जो क्या बिल्कुल सही है, 100 रुपये दोनों में बढ़ा है इस बार। अभी जो धान की, हाँ इस बार अभी जो धान की खराबी हो रही उसमें बढ़ाया गया है, ठीक है ना। एक क्विंटल में 100 रुपये। हाँ एक क्विंटल में 100 रुपये। 1868 ये है 20-21 की। अब जो 21-22 का रेट हो गया वो हो गया, ठीक है। हाँ 1868 हो गया धान साधारण, और ग्रेड ए का कितना है 1888 रुपये प्रति क्विंटल। किए जाने हेतु कार्यरत पैक्स समझते हो सब कि नहीं। कार्यरत पैक्स तथा व्यापार मंडलों को धान अधिप्राप्ति अभिकरण नियुक्त किया गया है। जैसे हर एक राज्य में जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो पीडीएस जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की जाती है,
अब राज्य सरकार उसके उत्पादन और अपने किसान को अपने तरफ से उसमें कुछ जोड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये 1868 1888 जो है ये केंद्र सरकार की जो है वो एमएसपी है। अब उसमें राज्य सरकार अपने धान की क्वालिटी या अपने किसानों को बेनिफिट देने के लिए अलग से उसमें चाहे तो जोड़ सकता है, 100 200 50 10 20 जो चाहे वो जोड़ सकता है, ये राज्य सरकार को अधिकार है। और राज्य सरकार इसलिए ऐसा करता है, देखते कि हमारे यहाँ किसान जो है मेहनत करता है, हमारे यहाँ के किसान भाई को अगर ज्यादा कीमत मिले तो आगे खेती करने में और दिलचस्पी वो लेंगे, ठीक है ना। अभिकरण नियुक्त किया गया है जिसमें पीएफएमएस के माध्यम से, जिसमें पीएफएमएस के माध्यम से किसानों को अड़तालीस घंटे के अंदर भुगतान किया जा रहा है। किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान किया जा रहा है। अब हेडिंग दो पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग, हाँ, अब हेडिंग में क्या लिखोगे? पर्यटन विभाग। लिखो इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा राजगीर स्थित, पर्यटन विभाग द्वारा राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप से घोड़ा कटोरा जाने के रास्ते में, घोड़ा कटोरा जाने के रास्ते में ई रिक्शा के लिए, घोड़ा कटोरा जाने के रास्ते में ई रिक्शा के लिए पर्यटन विभाग द्वारा राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप से घोड़ा कटोरा जाने के रास्ते में ई रिक्शा के लिए 100% अनुदान दिया गया है। 100% अनुदान दिया गया है। प्रधानमंत्री, आगे पैराग्राफ चेंज करके, प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत, प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना अंतर्गत भारत सरकार से स्वीकृति के उपरांत प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना
के अंतर्गत भारत सरकार से स्वीकृति के उपरांत जैन परिपथ कोमा कांवरिया परिपथ कोमा मंदार हिल एवं अंग प्रदेश परिपथ मंदार हिल एवं अंग प्रदेश परिपथ और गांधी परिपथ के विकास की योजना पर कार्य चल रही है। यहां तक फिनिश हो गया धर्मेंद्र? ठीक, आगे लिखिए। पैराग्राफ चेंज करिए। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राज्य में गया, जहानाबाद, नालंदा, एवं वैशाली जिला को शामिल करते हुए बौद्ध परिपथ के विकास किया जा रहा है। अब देखिए कि जो बिहार राज्य है, तो राज्यों में किस तरह से जो हमारा किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल है, जैसे बौद्ध है तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग वहां जाते हैं, जैन का है तो जैन धर्म को मानने वाले लोग जाते हैं, कांवरिया है तो हिंदू धर्म के लोग जाते हैं। तो इस तरह से फिर सूफी संत है तो सूफी मार्ग को भी डेवलप किया जा रहा है। तो जहां जहां पर इसके चर्चित स्थान है, इतिहास में जो आपने पढ़ा है, बौद्ध या जैन धर्म से जुड़े जो सांस्कृतिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, पावापुरी में जैन धर्म है तो बोध गया में बौद्ध धर्म का है, जहां जहां आपने देखा है वो सब है। तो उन सब के रख रखाव और वहां इको टूरिज्म और बेहतर आवाजाही का सुविधा हो, उस धर्म के लोग दुनिया के किसी देश से आए तो जब वो बाय रोड, बाय बस या बाय ऑन व्हीकल से वो जाए वहां, तो उसको लगे कि हमें जाने में कहीं भी ट्रैफिक की समस्या से जूझना नहीं पड़ा। यानी कि समयबद्ध जो जाने की वाहन है उससे मैंने ससमय वहां पहुंच गया।
और रास्ते में भी जगह जगह इस तरह की हर 10, 15, 5 के 20 किलोमीटर पर खाने पीने या ठहरने की, चाय पानी की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बाहर के जो लोग आए तो उसको ये सुकून मिलना चाहिए कि अपने राज्य में भी, चाहे वो एब्रोड हो, है ना, वो अन्य देश के क्यों नहीं हो, या अपने ही देश के जो बौद्ध धर्मावलंबी, जैन धर्मावलंबी या अन्य, जैसे पटना में ही सिख धर्मावलंबी के लोग आते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जो 10वें सिख गुरु हैं, उनका जन्म स्थल ये है, उनका धर्म स्थल यहाँ पर बनाया गया है। तो उनसे जुड़े हुए लोग पूरी दुनिया में, सिख कहीं भी रहता है तो एक बार वो गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थल पर जरूर अपने जीवन में आता है। आप किसी सिख को पूछिएगा तो बोलेगा हाँ, एक बार जीवन में कम से कम हम और हमारे परिवार के सारे सदस्य एक बार कम से कम जरूर उस जगह को देखेंगे। तो अगर उसका रख रखाव और उस इलाके में उसको ठहरने का, रहने का, खाने का उत्तम प्रबंध किया जाए तो उससे राज्य के इनकम में वृद्धि होगी और राज्य का एक मैसेज भी जाएगा कि सभी धर्मावलंबी से जुड़े संस्थान जो बिहार में है उसमें ट्रैफिक की बेहतर व्यवस्था किया गया है, रहने ठहरने की बेहतर व्यवस्था किया गया है, वहां इको टूरिज्म की व्यवस्था है। ठीक है, आगे लिखिए, सोनपुर मेला परिपथ, सोनपुर मेला परिपथ वैशाली हेरिटेज टूरिज्म, सोनपुर मेला परिपथ वैशाली हेरिटेज टूरिज्म एवं केसरिया स्तूप को शामिल किया गया है, एवं केसरिया स्तूप को शामिल किया गया है। गृह विभाग, अब लिखिए हेडिंग में गृह विभाग। पुष्पा लिखे गृह विभाग। हाँ देखिए, न्याय के साथ विकास, सुशासन, सामाजिक सोच एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन सुदृढ़ पुलिसिंग न्याय के साथ विकास, सुशासन, सामाजिक सोच एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, सुदृढ़ पुलिसिंग त्वरित न्याय व्यवस्था आदि के कारण राज्य में अमन चैन का माहौल बना है। राज्य में अमन चैन का माहौल बना है। यहां तक फिनिश हो गया। देखिए, आज ही का पेपर है कि त्वरित न्याय देने में कई न्यायालय ने गड़बड़ी की है, तो उन लोगों को वहां से हटा करके नई नियुक्ति की जा रही है। और न्यायिक व्यवस्था ऐसा है जिसमें बहुत केस पेंडिंग रहता है, खास करके जब से बिहार में ये दारूबंदी की वजह से जेल भर गया है,
या काफी लोगों को पकड़ के आप जेल में डाल दिए, पीने वाले को, पिनाने वाले को, और सिंडिकेट को नहीं पकड़ रहे हैं। आज ही इतनी बड़ी डाका पड़ गई पटना में, वही बाकरगंज गली में, है ना, गांधी मैदान थाना से 300 मीटर की दूरी लिखा, उससे नजदीक 300 मीटर होगा भी नहीं, एकदम बगल में है, बाएं हाथ पे। तो कहने का अर्थ है कि जो न्याय के साथ जो विकास, सुशासन, सामाजिक सेवा, ये सब कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। इसकी वास्तविकता जो है वो सच्चाई से कहीं ना कहीं परे दिखता है, नहीं है, कहीं ना कहीं सच्चाई से ये परे दिखता है। क्यों सच्चाई से परे दिखता है? क्योंकि हम लोग आम जनता है, अगर आम जनता के नजरों में वो चीज नहीं दिख रहा है, आम जनता को अखरता है ना। आम जनते, रोड एक्सीडेंट में काफी इधर वृद्धि हो गई है, बराबर हाईवा रेट, बस रेट, ट्रक रेट, हर जगह दिखता है इतने लोग डेथ हो गए, इतने। तो कहीं ना कहीं जो लाइसेंस जारी करते हैं डीएल, वो मोटरसाइकिल को कैसे चलाए, अगर उसको नहीं पता है तो मत जारी कीजिए, उसकी जान को खतरा है। प्रत्येक दिन रोड एक्सीडेंट जो है 10-15 तो पटना के आसपास हो जाते हैं, पटने जिले के आसपास हो जाते हैं। तो पूरे बिहार की क्या स्थिति रही होगी, कहीं इंटीरियर में होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुशासन के तहत जो काम करने की जो पहले जो तरीका था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। उस कमी को जो है ठीक से देखना होगी सरकार को, और उसे दूर करने के जो समुचित उपाय है वो करना होगा। ठीक है धर्मेंद्र, पुष्पा, आज यहीं तक, ठीक है ना। अब जो बच गया, अच्छा एक चीज पूछना चाह रहे पुष्पा, इकोनॉमी जो है बिहार का, जो इकोनॉमी में के बारे में कुछ पढ़ाया गया है कि नहीं? और बिहार से इकोनॉमी में कुछ नहीं पढ़ाया गया है? अच्छा ठीक, चलिए ठीक है, क्योंकि कल का जो टॉपिक रहेगा उसी सबसे रिलेटेड रहेगा, इसलिए मैंने पूछ लिया। ठीक है, ओके।